तो इस एरिया से तो हम लोग चल चुके हैं, बहुत देर हो गई। और वापस अब कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे मैंने स्टार्ट किया था, बाइक मेंटेनेंस। तो एक बार ओवरऑल बता देता हूँ कि अभी तक मैंने लाइक क्या क्या बोला था। तो एक मिनट यहाँ से उतार लेने दीजिए मेरे को, तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये मेरे को इधर से पहले जाने के लिए बोल रहा है। हाँ, तो मैंने कुछ 7 चीज़ों के बारे में आई थिंक अभी तक बताया था। इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, ब्रेक पैड्स, चेन एंड चेन स्प्रॉकेट। एक मिनट इधर से निकालने दो पहले, यहाँ बहुत टर्निंग्स है, उसके बाद से अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। अ, मेरे को यू टर्न भी लेना है। यहाँ से यू टर्न लेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, ऊपर वाला। चलो, हो गया अपना यू टर्न। हाँ, और टैपेड क्लियरेंस के बारे में भी आई थिंक आपसे बात कर लिया था। और कपलिंग रबर्स के बारे में भी मैंने आपको बात किया था, जब मैं लाइक बॉडी क्लीनिंग के बारे में बता रहा था, ऊपर का लाइक पॉलिश वगैरह, मंथली 1 टाइम 2 टाइम ये सब बता रहा था ना। तो उस समय आपको कपलिंग रबर के बारे में बता दिया था। अब और एक और चीज़ है कि आप जब सर्विस कराने जाते हो, तो जितने भी नट बोल्ट्स है ना, उसको भी चेक कराओ। क्योंकि लेट सपोज एग्जांपल में 10 नट बोल्ट्स हैं, देखो एक 10 ही नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो 10 में से कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि यहाँ के इंडियन रोड कंडीशन के वजह से वो जब वाइब्रेट करता है तो लूज होने लगता है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए उसको भी टाइट करा लो, ठीक है। और अगर मैं जितना भी अभी तक बताया वो सब BS6 गाड़ियों के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास BS3 या BS4 है, तो आप उसमें लाइक ब्रेक पैड तो होते नहीं है, उस समय आपको ब्रेक शूज चेक करवाना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग लाइक अपने BS4 के अकॉर्डिंग जैसा भी है, देखिए जो मैक्सिमम तो सेव रहेगा। लेकिन ये जैसे कि अभी ब्रेक पैड की जो बात बोला ना, ब्रेक पैड्स अपना BS6 में जो फ्यूल इंजेक्टर आता है, और आपको के वाले में कार्बोरेटर आता है। लेकिन कार्बोरेटर से और फ्यूल इंजेक्टर से मेरे को एक बात और याद आ गई कि कभी भी ना आप बेफालतू का कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर का काम मत करो। क्यों? क्योंकि आप अगर ये काम कराओगे ना, तो जो कंपनी फिटेड फ्यूल इंजेक्टर होता है या फिर कार्बोरेटर होता है, देखो, फिट करना और प्रॉपरली सेट करना इज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग, ठीक है। कंपनी जो करती है वो प्रॉपर सेट कर देती है कि कहाँ पे उसको बैठाना है, अपने फ्यूल इंजेक्टर को या फिर कार्बोरेटर को। मैं फ्यूल इंजेक्टर ही बोलूंगा, BS3 BS4 वाले अपने वो कार्बोरेटर की तरह लें। मैं BS6 से तो फ्यूल इंजेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। अब जो फिट और सेट करने में, मतलब कि मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो कंपनी देती है ना, वो प्रॉपरली सेट रहता है उस जगह पे। जिस जगह पे फ्यूल इंजेक्टर को होना चाहिए उसमें प्रॉपर सेट रहता है, कार्बोरेटर का भी। लेकिन अगर आप लेट सपोज कोई कुछ काम करा लेते हो फ्यूल, कभी कभी क्या होता है ना कि पैसे के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे मैकेनिक बोलते हैं कि भैया मैं आपकी गाड़ी को पूरा क्लीन कर दूंगा, और ये गाड़ी के जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको क्लीन कर दूंगा, और एक बार साफ कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं कराना है। कब तक नहीं कराना? जब तक आपको फ्यूल इंजेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये पहली बात। अगर प्रॉब्लम आती है तब आप चेंज करा लो। चलिए, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं थ्रॉटल फ्री प्ले की। थ्रॉटल फ्री प्ले जो ये इस हाथ में जो होता है ना, वो होता है थ्रॉटल या फिर एक्सीलेटर, जो भी आप बोलो, ठीक है। उसमें बहुत थोड़ा सा फ्री प्ले होना चाहिए, थोड़ा सा। अगर क्लच में 5 mm का फ्री प्ले होना चाहिए, तो थ्रॉटल में 2 mm या फिर 3 mm का होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। जीरो फ्री प्ले नहीं होता। यहाँ भी वो सब कंडीशन है, ठीक है। पहला,
फ्री प्ले ही नहीं है, और दूसरा है तो बहुत ज्यादा है। अब मान लेते हैं पहले वाले कंडीशन के साथ फ्री प्ले नहीं है। अगर फ्री प्ले नहीं होगा तो जो वायर गया हुआ है ना थ्रॉटल से लेकर के आपके थ्रॉटल बॉडी पे जो वायर गया हुआ है उसमें वो प्रॉब्लम होगा। अब है बहुत टाइट, ठीक है, एक्सलेटर और टोटल बॉडी का वायर बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है, बहुत टाइट है, इतना ज्यादा टाइट है कि मतलब प्रॉपरली जो थ्रोटल बॉडी का वो है ना, थ्रोटल बॉडी का उसका पुली सिस्टम है जो कि एक्सलेट करता है वहां पे, तो वो बहुत टाइट है ऑलरेडी। हो सकता है कि वो थोड़ा सा टेंशन में हो, जिसकी वजह से जो वायर है बहुत ज्यादा खिंचा हो वायर में, ठीक है, तो वायर को जो है ना थोड़ा सा ढीला रखा जाता है। अभी आप ही सोचो कि लेट सपोज कि आप कोई रस्सी पकड़े हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक, बहुत ज्यादा टाइट है रस्सी, तो फॉर श्योर आपके इस हाथ में या तो स्ट्रेन होगा या तो इस हाथ में स्ट्रेन होगा होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लाइक वायर को टाइट किए हुए, वायर को इतना तेज पकड़े थे, अब थोड़ा सा ढीला कर दिए, तो आपका हाथ उतना स्ट्रेन नहीं करेगा, दर्द नहीं करेगा उतना, ठीक है। तो अगर फ्री प्ले नहीं है तो बहुत ज्यादा टेंशन में है वायर, तो वो प्रॉब्लम होता है। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं कि बहुत ज्यादा फ्री प्ले है। बहुत ज्यादा फ्री प्ले रहेगा तो पता है क्या होगा? बहुत ज्यादा फ्री प्ले है तो आपका, आप अपना हाथ जो है रोल करोगे इतना, लेकिन थ्रोटल के पास जो आउटपुट जाएगा वो बस 50% ही जाएगा, 100% नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% तो आपका फ्री प्ले ही है, इतना है फ्री प्ले, और अब आपका हाथ यहाँ पे है, अब और करोगे तो उसके बाद से ना आपका फ्री प्ले का वो फ्री प्ले खत्म होगा, उसके बाद से ना आउटपुट जाएगा वहां पे थ्रोटल से लेकर के थ्रोटल बॉडी तक, उसके बाद ही आउटपुट जाएगा। अब उतना भी ज्यादा ढीले नहीं रखना है कि हाँ इतना किए तो इतना से कुछ हो ही नहीं रहा है और करना पड़ रहा है, इतना भी फ्री प्ले नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए हल्का सा। अब इसके बाद से हम बात करते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस की जो लोग कराते हैं अपनी गाड़ी में। सबसे कॉमन जो मॉडिफिकेशन है वो आप बता ही सकते हो कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन है। वो जितने भी लोग लाइक जो जेंजीज हैं, चूतिया जेंजीज, और जो मतलब उस टाइप के लोग हैं, एकदम मतलब लोअर एंड की बाइक लेकर के उसमें ऐसा एग्जॉस्ट लगा देंगे जो एकदम सूट भी नहीं करेगा उसके ऊपर, एकदम फालतू के एग्जॉस्ट लगा देंगे बस अपना अटेंशन ग्रैब के चक्कर में, जो कि आप लोग को नहीं करना है। और खासकर कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट या फिर वो आपका अगर वो बैरल भी अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो भी नहीं कराना है। वो क्यों नहीं करना है, और अगर आप कर भी देते हो तो उसके बाद से आपको कौन से प्रिकॉशंस लेना है वो बताता हूँ। लेट सपोज कि आपने नहीं करा है तो बेटर कि अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है ईसीयू ट्यूनिंग के बारे में या फिर कंट्रोलर्स के बारे में, सेंसर्स के बारे में, तो आप चेंज मत कराओ, ठीक है। लेकिन लेट सपोज कि आपने करा लिया, ठीक, अगर आपने करा लिया तो आप अपने ईसीयू को भी बता दो कि हाँ मैंने इतना ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट चेंज करवाया, अब तुमको इसके हिसाब से काम करना है। क्यों? क्योंकि ईसीयू को नहीं पता रहता कि उसको कैसे काम करना है। ईसीयू को लग रहा है, ईसीयू के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको लग रहा है कि जो कंपनी से एग्जॉस्ट आया है वही बंदे चला रहा होगा, तो उसी के हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो वही करता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि ईसीयू को लग रहा है कि आपका है कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट, ठीक, लेकिन आपने करा दिया है पूरा चेंज, एग्जॉस्ट को पूरा चेंज मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट को चेंज करा दिया है, तो अब उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। परफॉर्मेंस आपको तो लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत अच्छी आवाज आ रही है, एकदम भड़ भड़ आवाज आ रही है, वो देखिए वो आपको लग रहा है कि आवाज बहुत अच्छी आ रही है, वो कैसी होती है वहां के सबको पता है, वो सिर्फ आपको लगता है कि अच्छी है, लेकिन वो अच्छी है होती नहीं है, वो एकदम फालतू होती है, एकदम बेकार सी होती है आवाज, ठीक। तो आपको अच्छा लग रहा है चेंज, लेकिन क्या हो रहा है ना कि ईसीयू को कुछ नहीं पता। ईसीयू एयर फ्यूल जो मिक्सचर हो रहा है, एयर फ्यूल को मिक्सचर भी पहले जैसा ही कर रहा है, उसको कंबशन भी उतने ही अमाउंट में कर रहा है, जो आपका रेशियो है कंप्रेशन रेशियो उतना ही है, ठीक है। तो उन सबको आपको टेक केयर करना पड़ेगा अगर आप एग्जॉस्ट चेंज कराते हो तो, ठीक। अब आ गई मॉडिफिकेशन जो कि वायरिंग में छेड़खानी कर देती है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो छेड़खानी होती है ना, तो
सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है बैटरी पे। अगर आपने फॉग लाइट लगाया, एक दो फॉग लाइट मैं देखा हूँ बहुत सारे लगाए रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा देखता हूँ कि एक गाड़ी पे इतने ज्यादा फॉग लाइट लगाए, इतने ज्यादा फॉग लाइट लगाए कि गाड़ी आगे से जो है ना, गाड़ी बहुत कम दिखाई देगी। बहुत सबसे पहले फॉग लाइट ही दिखाई देता है कि फॉग लाइट लगा हुआ है, इतना ज्यादा फॉग लाइट। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि आपका ये जो बैटरी है, अगर एग्जाम्पल में मानूं तो 5 इयर्स, 5 इयर्स बैटरी लाइफ है, लेट्स सपोज 5 इयर्स, ठीक। वो आपने ये सब मॉडिफिकेशन करके 5 इयर्स को कर दिया है सिर्फ 2 इयर्स। मतलब बैटरी लाइफ आपकी बहुत ज्यादा गिर गई है, सिर्फ आपके इस मॉडिफिकेशन की वजह से। मैं बस ओवरऑल कंक्लूडिंगली यही कहना चाह रहा हूं कि मॉडिफिकेशन कराओ, ओवर मॉडिफिकेशन मत कराओ, जिससे आपके बाइक का एक तो वेट इम्पैक्ट होता है, आपके बैटरी इम्पैक्ट होता है। अगर वेट इम्पैक्ट हो गया तो आपका फॉर श्योर टॉप स्पीड कम हो जाएगा, और हो सकता है आपका माइलेज भी गिर जाए। क्यों? क्योंकि जितना पावर उसको आपकी 170 केजी की बाइक को चलाने के लिए लग रहा था, अब उससे ज्यादा पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेट है 170 केजी नहीं हुई है, हो सकता है आपने इतना मॉडिफिकेशन कराया हो जिसकी वजह से आपके बाइक का 5 केजी बढ़ गया। अब आपकी गाड़ी हो चुकी है 175 केजी की, तो 175 केजी को आगे बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा पावर चाहिए। अब ज्यादा पावर चाहिए तो फॉर श्योर माइलेज आपका डाउन होगा। अगर आपका 30 का माइलेज दे रहा था तो हो सकता है 27 का माइलेज दे। ये होता है यार। देखो, मेरा NH 163 ऊपर 163 आने वाला है, और वो पकड़ के मैं सीधा सीधा जाऊंगा अपने हैदराबाद। उसके ऊपर देखो, है ना। मैं सोचा था NH 44 से कहीं से जाने का, लेकिन क्या हुआ ना कि NH 163 इसलिए पकड़ा क्योंकि वरंगल बहुत दिन से नहीं गया। वरंगल बहुत मिस करता हूँ मैं, वरंगल एरिया। वरंगल में क्योंकि एक मेरी दोस्त भी है, पता। इसीलिए वरंगल को बहुत ज्यादा मिस करने लगा हूँ मैं। अच्छा एरिया लगता है मुझे वो वरंगल। अभी तक सच बताऊं तो मैं अगर 10 जगह पे घूमा हूँ, तो 10 जगह में से ना जो 50% जो है ना वो वरंगल ही है। वो 1000 पिलर हो गया वरंगल में, भद्रकाली टेम्पल हो गया वरंगल में, मुनाला पास रिजर्वायर गया था वो वरंगल में, ये भी वह वरंगल ही गया था। जो लेक है वो भी वरंगल में ही है। और एक केव भी है यहाँ पे, वो एक वरंगल फोर्ट का भी एक दिन ले जाऊंगा, वो भी वरंगल फोर्ट है तो वरंगल में ही है। तो वरंगल में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि घूमने लायक हैं, बहुत अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है वरंगल में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ के रोड जो है ना, ये जो 163 नंबर हाईवे है, उसको डांबर का बनाने की जगह पे इन लोगों ने सीमेंट का बना दिया, जिसकी वजह से जो है वाइब्रेशन जो है ना मेरे गाड़ी पे कंटिन्यूसली आता रहता है। वो बस इसलिए क्योंकि मेरा जो गाड़ी का सस्पेंशन है बहुत स्टिफ है। स्टिफ अगर है तो प्रॉब्लम तो होता ही है। हाँ, डांबर का रोड आता है तो डांबर के रोड में गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है, बहुत अच्छा चलती है। जैसे कि ये जो बैंगलोर कन्याकुमारी वाला हाईवे है अपना साउथ इंडिया का, वो इतना अच्छा हाईवे है कि उस पे गाड़ी एकदम मक्खन चलती है, बहुत प्यारी चलती है। यहाँ पे वाइब्रेशन होता रहता है, अच्छा भी नहीं लगता, मजा भी नहीं आता उतना। नहीं, देखिए आसपास का नज़ारा देख करके तो मजा आता है, बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा एनोइंग लगता है, बस थोड़ा सा एनोइंग। और मुझे नहीं पता कि ये सीमेंट का रोड बनाया किस लिए, क्यों बनाया है, मतलब वही लोग जाने। बजट कम पड़ गया था कि क्या, डांबर का रोड खड़ा नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे थे इसलिए। ओ बहुत गाड़ी उछल रही है। जब वो उस टाइप का थोड़ा सा, जब ब्रिज टाइप का आता है ना, छोटा सा ब्रिज था, तो वो एक गार्ड लगा रहता है, गार्ड रेल टाइप का, तो उस पर जब गाड़ी जाती है ना तो उछलती है बहुत अच्छा। क्योंकि सस्पेंशन स्टिफ है, कार का सस्पेंशन जो होता है ना शॉकर, वो बहुत लचीला होता है, तो कार जो है ना स्ट्रेट की स्ट्रेट ही जाती है। हम मेरा जो है इतना स्टिफ सस्पेंशन के साथ पूरा ऐसे ऐसे होता है।
तो चलिए आज का जो वीडियो है वो यहीं तक था, उससे ज़्यादा अब नहीं बनाऊंगा मैं, ज़्यादा मतलब इसको बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। तो और भी अगर मेंटेनेंस वाला मैं लाता रहूंगा, मोस्टली मेरा ट्रैवल व्लॉग्स ही होता है, बट बहुत सारे किसी किसी प्लेसेस पे गया और उसका व्लॉग बना दिया, मोस्टली ट्रैवल व्लॉग ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाइक मेंटेनेंस का भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आज दिया। तो एट द लास्ट मतलब कंक्लूड कर लूँ अगर मैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अ, ध्यान में रखनी है अगर आप बाइक को, अपनी गाड़ी को अच्छे से रखना चाहते हो। पहला, आपका वो जो आउटर है, लाइक आपका क्लीनिंग वगैरह, पॉलिश वगैरह, थोड़ा सा एंटी रस्ट केमिकल लगाना, वो सब। और आपका इंटीरियर लाइक इंजन का मेंटेनेंस, ठीक। ऊपर की अगर बात करूं तो आप मंथली 2 टाइम्स या फिर 1 टाइम उसको वॉशिंग कराओ, मंथली 1 टाइम पॉलिश कराओ, एंटी रस्ट केमिकल लगाते रहो एवरी 15 to 30 डेज में, ठीक है। एंटी रस्ट केमिकल उसको लगाते रहो। ये आपका बाहर का एरिया बहुत, लाइक बाहर का लुक्स बहुत अच्छा रखेगा, फाइबर बॉडी हो चाहे मेटल बॉडी हो या लोहे का जो भी हो, ठीक है। अब आप देखिए, बाहर तो ठीक है क्लीनिंग करो हो जाएगी आपकी, ठीक है। मेन बात है अंदर की, लाइक इंजन लाइफ की। इंजन के लिए क्या क्या मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था इंजन ऑयल, ठीक। उसके बाद से ऑयल फिल्टर, उसके बाद से एयर फिल्टर, फिर आपका स्पार्क प्लग, फिर आपका हो गया ब्रेक पैड्स, फिर हो गया आपका क्लच एंड थ्रोटल केबल, फिर आपका हो गया ये चेन एंड चेन स्प्रॉकेट। उसके बाद मैंने क्या बताया, क्लच फ्री प्ले, थ्रोटल फ्री प्ले बताया, ठीक है। और कपलिंग रबर्स के बारे में बताया आपको, ठीक। और भी कुछ बताया तो, या मेरे को खुद याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन कौन सा बताया था। तो आप एक बार वीडियो देख लेना सारा, इसी वीडियो में तो है, आगे थोड़ा सा करके देख लेना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना जा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी आइटम लेते हो ना, स्पेयर पार्ट्स, तो सही स्पेसिफिकेशन प्लस सही ग्रेड, ठीक है। आप एकदम सही ग्रेड का लो। 10W40 है तो 10W40 का लो, 10W50 है तो 10W50 का लो, 10W40 फुल्ली सिंथेटिक है तो फुल्ली सिंथेटिक लो, मिनरल है तो मिनरल लो। जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफाइड है आपका, वो जो आपके बाइक के मैनुअल में आप देख लेना, मैनुअल में सब चीज लिखा रहता है। जो चीज आपको है तो उसी के लिए आप खुद को, ठीक है। अब और भी क्या है कि कुछ लोग देखिए, पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, आपने अगर गाड़ी खरीदा है ना, तो आपको और मेंटेन करना है सच में, तब आप करो। अगर बाकी लोगों की तरह अगर रखना है तो आप लाइक कैरी ऑन, मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसी को कैरी ऑन करो। 1 साल बाद अगर आपने 1 लाख की बाइक खरीदी है ना, तो 1 साल बाद आपको कितना का खर्चा होगा वो आप ही जानना। और मुझे ही पता है कितना खर्चा हो जाएगा अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, खासकर इंजन को। बाइक आपकी चली, बाहर से ये वाइजर टूट गया या फिर फेयरिंग टूट गई, चलेगा, बाइक तो चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंजन खराब हो गया, बीच में धोखा दे दिया ना, तो आप लेट सपोज रास्ते में चल रहे हो ना बीच हाईवे में, तो हाईवे पे ही रुक जाओगे हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नहीं, टो कराना पड़ेगा गाड़ी को। तो इसीलिए इंजन को अच्छा रखो, ट्राई करो अच्छा रखने का। चलो ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।